पहला प्रश्न है, इसमें क्या कह रहा है पहला प्रश्न हम यहाँ पे चेंज करते हैं कलर। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है कि मक्का उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति अनिवार्य नहीं है? उच्च तापमान की आर्द्रता की निम्न तापमान या वर्षा। मक्का उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति अनिवार्य नहीं है पूछा है। तो मक्का उगाने के लिए क्या क्या जरूरी होता है? मक्का उगाने के लिए पहले तो हम जानेंगे कि मक्का कौन सी फसल है। मक्का कौन सी फसल है? मक्का खरीफ की फसल है, और खरीफ की फसल में हम देखते हैं बारिश होता है और उस टाइम को गर्मी का मौसम ज़्यादा होता है, तो उस समय क्या होता है? उच्च तापमान होता है। ठीक है, उच्च तापमान हमें चाहिए। उस समय हमें आर्द्रता भी देखने को मिलती है, क्योंकि दिन में जो धूप निकलती है और अगल बगल बारिश हुआ रहता है, तो उसकी वजह से उमस होता है, तो हमें आर्द्रता भी देखने को मिलती है। और उस समय बरसात का मौसम भी होता है, तो ये तीनों प्रोसेस हमें उस समय देखने को मिलता है। इसलिए मक्का उगाने के लिए हमें कौन सी परिस्थिति नहीं मिलती है? तो उसमें हमें निम्न तापमान देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इस तरह से तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी, यानी कि मक्का उगाने के लिए कौन सी परिस्थिति अनिवार्य नहीं है? तो निम्न तापमान नहीं होना चाहिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अदरक के प्रवर्धन में आमतौर से किसका उपयोग किया जाता है? यानी कि अब अदरक के प्रवर्धन में आमतौर से किसका उपयोग किया जाता है? बीज का किया जाता है कि जड़ का किया जाता है, तना का किया जाता है या पत्ती का किया जाता है? तो अदरक के प्रवर्धन में किसका प्रयोग किया जाता है? तना का प्रवर्धन या प्रकंद का प्रवर्धन किया जाता है। तना को प्रकंद कहा जाता है। तो अदरक के प्रवर्धन में आमतौर से किसका प्रयोग किया जाता है? तो तना का प्रवर्धन किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जैव खाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जैव खाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, यह मृदा की जालधारिता क्षमता को बढ़ा देता है। इसमें सभी पादप पोषक संतुलित मात्रा में होते हैं। यह मृदा को ह्यूमस प्रदान करती है। चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है? चौथा ऑप्शन कह रहा है कि इसमें मृदा की बनावट बेहतर हो जाती है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जैव खाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। क्या पूछा है? सही नहीं है पूछा है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा बी। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन इसमें नहीं होगा। क्या कह रहा है कि इसमें सभी पादप पोषक संतुलित मात्रा में होते हैं। जैव खाद में क्या होते हैं? इसमें सभी पादप पोषक संतुलित मात्रा में नहीं होते हैं। जैविक खाद जो हम समझते हैं ना, कि जो कूड़ा करकट होता है, जो जानवर का मलशिष्ट निकलता है, उसको हम ले जाकर जैविक खाद बनाते हैं, तो उससे क्या होती है? उसकी मृदा जल की धारिता की क्षमता बढ़ जाती है। सही है। यह मृदा की ह्यूमस को प्रदान करती है। ठीक है, इसमें मृदा में ह्यूमस प्रदान होता है, उपजाऊ की क्षमता बढ़ती है। यह मृदा की बनावट को बेहतर बनाती है। सही बात है, क्योंकि जब हम गोबर फेंकते हैं तो वहाँ से केचुआ निकलता है और उससे मृदा का बेहतरीन बनावट देखने को मिलता है। लेकिन बोला है कि इसमें सभी पादप, तो जैविक खाद में सभी पादप का पोषक संतुलित मात्रा में नहीं होता है, क्योंकि इसमें कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनको रासायनिक खाद की भी जरूरत पड़ती है। तो इसलिए बी ऑप्शन जो होगा वो जैविक खाद के संबंध में सही नहीं होगा। इसमें सभी पादप पूछा है, तो सभी पादपों के लिए जैविक खाद का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। किया जा सकता है, लेकिन उसमें अगर पूरे एकदम बढ़िया ढंग से काम करेगा ये जरूरी नहीं है, क्योंकि उसके लिए रासायनिक खाद की जरूरत पड़ती है। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है कि अनाज से भूसी या चोकर, जो अनाज से हम भूसी और चोकर को अलग करते हैं, तो उस अलग करने वाले प्रक्रिया को प्रयोग किए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? छानना कहते हैं, या फटकारना कहते हैं, या थ्रेसिंग कहते हैं, या हाथ से चुनना कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं? जब अनाज से भूसी निकालते हैं तो उसको थ्रेसिंग कहते हैं। थ्रेसिंग मतलब अगर दाते हैं तो उसमें कुछ टुकड़ा रह जाता है। हाथ से चुनना मतलब नहीं, हम जैसे कोई चावल है, कोई दाल है, जिसमें हम उसको हाथ से उसमें से कंकड़ निकालते हैं, तो उसको हाथ से चुनना कहते हैं। छानना मतलब जैसे चाय छानते हैं, दूध छानते हैं, तो वो छानना कहलाता है। फटकारना, जैसे हम देखते हो ना, सूप होता है, सूप के माध्यम से, जो सूप जिसमें हम लेके झाड़ते हैं, उस चीज़ को ऐसे वो करते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो अनाज से हम चोकर या भूसी को अलग करते हैं, फटकारना। ठीक है, या तो उसको हम क्या कहते हैं, उड़ाते हैं हवा के माध्यम से, तो उससे अनाज से भूसी या चोकर अलग होते हैं। जैसे मम्मी लोग चावल निकालती है सूप से ना, ऐसे पछोड़ती है, तो उसमें से देखते हैं हम लोग भूसी बाहर निकलती है, तो उसको क्या करते हैं? फटकारना कहते हैं, फटकना कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ से। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए। ठीक है, और कथनों के समुच्चय को सुनिए, जिससे संकेत मिलता हो कि फसलों की सिंचाई क्यों आवश्यकता होती है। अब ये पढ़ना है हमें, और इसमें से आंसर देना है कि फसलों की सिंचाई क्यों आवश्यक होती है। बीजों के अंकुरण के लिए आर्द्रता की आवश्यकता होती है। पौधों पोषकों का अवशोषण अधिकांशतः घुली हुई अवस्था में करते हैं। सिंचाई करने से पहले पाले और उष्ण वायु प्रवाहों से बची रहती है। सिंचाई करने से मृदा बनावट बेहतर होती है। ठीक है, सिंचाई करने से मृदा बनावट बेहतर होती है। तो कथनों के उस समुच्चय को चुनिए जिससे संकेत मिलता है कि फसलों को सिंचाई की क्यों आवश्यकता होती है। में ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो पहला क्या कह रहा है कि बीजों के अंकुरण के लिए आर्द्रता की आवश्यकता होती है। सही बात है कि जब हम बीज कोई फेंकते हैं तो उसमें क्या नमी चाहिए होता है बीज को उगने के लिए, तो इसलिए सिंचाई जरूरी होता है। ठीक है, धान के लिए ज़्यादा सिंचाई जरूरी है, गेहूँ के लिए ज़्यादा सिंचाई की जरूरत होती है, और जैसे गेहूँ चना हो गया, मटर, इसके सरसों के लिए, सबके लिए कम सिंचाई की, बहुत ही कम सिंचाई की जरूरत होती है। तो बीजों के अंकुरण के लिए आर्द्रता की आवश्यकता के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। पहला पॉइंट सही है। दूसरा क्या कह रहा है कि पौधा पोषकों का अवशोषण अधिकांशतः घुली अवस्था में ही करते हैं, तो ये भी सही बात है कि पौधे जो हैं वो पोषक अवशोषण अधिकांश घुली अवस्था में, जब उनके पास पानी रहेगा तभी पौधे क्या करते हैं? अवशोषक का काम करते हैं। सिंचाई करने से पहले पाले और उष्ण वायु प्रवाहों से बची रहती है। नहीं,
सिंचाई करने से फसलें पाले और उस प्रवाहों से बची रहती हैं। सिंचाई करना हर फसल के लिए जरूरी थोड़ी ना होता है, क्योंकि ये कह रहा है ना कि सिंचाई करने से फसलें पाले और उस प्रवाहों के लिए बची रहती हैं। तो हर फसल के लिए नहीं होता है कि हर फसल के लिए ही, जैसे कुछ फसल ऐसी होती है जिसके लिए सिंचाई की जरूरत ही नहीं पड़ती है, तो इसलिए तीसरा ऑप्शन सही नहीं होगा। सिंचाई करने से मृदा की बनावट बेहतर होती है, नहीं, अगर ज़्यादा सिंचाई हो जाती है तो मृदा की क्या होती है, क्षरण होने लगता है। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला और दूसरा ऑप्शन सही होगा। तो इसलिए ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कि फसलों की सिंचाई की आवश्यकता क्यों होती है, तो उनके बीजों को अंकुरण के लिए और पौधों का अवशोषण अधिकांशतः बुरी अवस्था में होता है, इसलिए किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं। अगला प्रश्न छठा प्रश्न है। क्या कह रहा है छठा प्रश्न? छठा प्रश्न कह रहा है कि खेत में खरपतवार निकालने के लिए किसान निम्नलिखित में से कौन सा औजार का उपयोग करता है? फावड़ा का, हल का, कुल्हाड़ी का, कल्टीवेटर का। तो यहाँ पे जो खरपतवार निकालने का प्रयोग किससे किया जाता है, तो फावड़ा से किया जाता है। किससे? फावड़ा से। कुल्हाड़ी से, कुल्हाड़ी लकड़ी काटने के काम आती है। हल खेत जोतने के काम में आता है। और कल्टीवेटर किसने काम में आता है? तो ये सारी चीज़ें इसके अनुसार क्या सही हो जाएगा कि खरपतवार निकालने के लिए किस औजार का उपयोग करता है, तो फावड़ा का प्रयोग करता है। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उर्वरकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? उर्वरक के संबंध में कौन सी बात सही नहीं है पूछा, यहाँ ध्यान देना, सही नहीं पूछा है। पहला क्या है कि ये उपज को बढ़ा देते हैं, इनके अत्यधिक प्रयोग से मृदा में पोषकों का संतुलन बिगड़ जाता है, आमतौर से ये कम मात्रा में उपयोग किए जाते हैं, ये पर्यावरण हितैषी हैं। तो इसमें से कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो इसमें से कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो ये चौथा यानी डी कथन सही होगा। कैसे? कि उर्वरक के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं पूछा है। तो ये जो उर्वरक होते हैं ये पर्यावरण के हितैषी नहीं होते हैं। ठीक है, ये पर्यावरण के हितैषी नहीं होते हैं। तो पहले ही पता चल गया कि जो उर्वरक होते हैं वो हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानदायक होते हैं। तो इसलिए सातवां का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कौन सा? आठवां। आठवां में क्या पूछा है कि फसल पर खरपतवारों के दुष्प्रभाव के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। पहला, वे फसल कटाई शस्य कर्तन में व्यवधान डालते हैं, वे फसल की स्वास्थ्य वृद्धि में सहायता करते हैं, वे फसल के पौधों के साथ जल, पोषकों, स्थान और प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, वे पौधों की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है, यानी सही समुच्चयों का चयन कीजिए, यानी सही कथन हमें इसमें से चुनना है। ठीक है। पूछा क्या इसमें कि फसलों पर खरपतवार के दुष्प्रभाव के बारे में, यानी कि दुष्प्रभाव के बारे में हमें जानना है। तो जो फसल पर खरपतवार का दुष्प्रभाव क्या पड़ता है? ये फसल की कटाई शस्य कर्तन में व्यवधान डालते हैं, वे फसल की स्वस्थ वृद्धि में सहायता करते हैं, वे फसल के पौधों के साथ जल, पोषकों, स्थान, प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, ये पौधों की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। तो ये जो खरपतवार होते हैं ये पौधों की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं, ये भी कथन सही है। क्या है? ये पौधों की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं, इसलिए ये कथन सही हो गया। ठीक। और वे फसल के पौधों के साथ जल, पोषक, स्थान और प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, ये भी कथन सही है। क्योंकि जो खरपतवार होते हैं वे जो अच्छी फसल होती है उसके जो लिए प्रयोग किए गए जो होते हैं, उनकी जो पानी प्रयोग किया गया है, जो पोषक प्रयोग किया गया स्थान, ये खरपतवार उसकी जगह को लेने का प्रयास करते हैं, यानी दोनों में प्रतिस्पर्धा हो जाती है, इसलिए ये कथन भी सही हो गया, ये भी कथन सही हो गया। अगला कह रहा है कि वे फसल की स्वस्थ वृद्धि में सहायता करती है, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ये गलत होगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। तो क्या कह रहा है कि वे फसल की स्वस्थ वृद्धि में सहायता करते हैं? नहीं, खरपतवार फसल की स्वस्थ वृद्धि में सहायता नहीं करते हैं। और पहला, वे फसल कटाई शस्य कर्तन में व्यवधान डालते हैं। ठीक है, खरपतवार ज़्यादा होने से अगर फसल की कटाई की जाती है तो ये व्यवधान डालते हैं। तो इसलिए कौन कौन सा कथन सही हो गया? पहला, दूसरा और चौथा, पहला, तीसरा और चौथा सही। तो किसमें है? पहला, तीसरा, चौथा। तो इसलिए पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि नौवां प्रश्न में क्या कह रहा है कि मृदा को ढीला करने और उलट पलट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सिंचाई और खाद देना, सिंचाई और खाद देना, खुदाई करना और विनोइंग करना, जुताई और हल चलाना, कटाई और भंडारण करना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? आप जानते ही हो कि मृदा को ढीला करने के लिए या उलट पुलट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जुताई की जाती है या हल चलाई जाती है। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं आगे। हमारे देश में मानसून का मौसम कौन से महीनों में होता है? हमारे देश में मानसून का मौसम कौन से महीनों में होता है? अप्रैल से लेकर दिसंबर तक की, जून से लेकर सितंबर तक की, नवंबर से लेकर मार्च तक और जनवरी से लेकर मई तक। तो मानसून का मौसम कब कहा जाता है? जब हमारे यहाँ बारिश होती है। तो हमारे यहाँ बारिश कब शुरू होती है? जून महीने में बारिश शुरू होती है। ठीक है, जून महीने में मानसून आता है। तो जून से लेकर ये कब तक रहता है? जून से लेकर सितंबर तक रहता है। यानी कि भारत में मानसून का मौसम कब से कब तक माना जाता है? तो जून से लेकर सितंबर तक माना जाता है। ठीक, और लौटता मानसून कब से शुरू होता है? तो अक्टूबर से शुरू होता है। तो इसलिए बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न नंबर कितना है? 11। इसमें क्या कह रहा है कि सिंचाई के उस तरीके को क्या कहा जाता है जिसमें पानी को पौधों की जड़ों के समीप बूंद बूंद कर डाला जाता है? घिरनी विधि, ड्रिप विधि, छिड़काव विधि या लीवर विधि। तो किस नाम से जाना जाता है कि बूंद बूंद? ड्रिप विधि से। जैसे ड्रिप विधि क्या होती है? जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हो तो आपको सिरिंज लगाया जाता है, उसमें से यहाँ मशीन लगी जाती है, उसको ड्रिप को आगे बढ़ाया और घटाया जाता है और हल्का हल्का बूंद से पानी आपके नसों में जाता है। तो वहीं पूछ रहा है कि सिंचाई को उस तरीके को क्या कहते हैं जिनमें पानी को पौधों की जड़ों के समीप
बूंद बूंद कर डाला जाता है तो उसको क्या कहेंगे, ड्रिप विधि कहेंगे। इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सी विधि कही जाएगी, जो पौधों की जड़ों के समीप बूंद बूंद कर डाला जाता है तो उसे ड्रिप विधि। घिरनी विधि क्या होती है, जो कुआं से पानी निकाल के हमें उसमें डाला जाता है वो घिरनी विधि कहलाती है। छिड़काव विधि, जब हम उसको छिड़कते हैं ऊपर से, यानी कि उस नीचे नहीं जाता, ऊपर से छिड़कते हैं हम कोई यंत्र के द्वारा, ठीक है, तो वो सब चीज़ें क्या कहलाती हैं। और ड्रिप विधि जो होती है, जो जड़ के समीप बूंद बूंद डाला जाता है। अगला प्रश्न है 12वां। क्या कह रहा है 12वां प्रश्न कि सीड ड्रिल क्या हो गया, हल है, सीड ड्रिल है, फावड़ा है, तो ये सारी चीज़ें चलती है इसमें, ठीक है। तो हल, फावड़ा और हंसिया और चेन पंप क्या है, ये परंपरागत हैं, पहले से यूज किए जाने वाले कृषि यंत्र। कृषि यंत्र सभी हैं, चारों जो हैं सभी कृषि यंत्र हैं, 5 हैं, पांचों कृषि यंत्र हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कलर चेंज करते हैं, पांचों जो है कृषि यंत्र हैं। लेकिन सीड ड्रिल जो है यह आधुनिक है। जो सीड ड्रिल मतलब कि एक मशीन के द्वारा, जो देखे हम कभी, मशीन के द्वारा जो बीज बोई जाती है उसको सीड ड्रिल कहते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 13वां प्रश्न पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है 13वां प्रश्न, 13वां प्रश्न क्या पूछ रहा है, 13वां प्रश्न पूछ रहा है कि यदि आपको खेती करने के लिए जमीन का एक सूखा खंड दिया गया है तो बताइए कि बीज बोने से पहले आप क्या कार्रवाई करेंगे। बीज बोने से पहले आप क्या कार्रवाई करेंगे, तो बीज बोने से पहले हम पहले खेत को जोतेंगे, ठीक है, खेत को जोतेंगे हम पहले, और उसके बाद उसमें पानी देंगे, ठीक है। फिर उस खेत को क्या करेंगे हम, खेत में पहले पानी दिया जाएगा। बीज बोने से पहले पूछा क्या है, बीज बोने से पहले पूछा है, ठीक है। तो उसमें खेत को जोतेंगे, पानी देंगे, फिर उसके बाद बीज हम उसमें बो देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, अब चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 14 क्या पूछ रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सही है या गलत। गलत कथन को सही करके लिखिए, ये पूछा है इसमें, ठीक है। अधिक उपज प्राप्त करने के लिए एकमात्र मापदंड है बेहतर गुणवत्ता वाले बीजों का प्रयोग करना। यह कथन क्या है, यह कथन, तो इसका शुद्ध रूप भी करना है, तो इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा कि अधिक उपज प्राप्त करने के लिए एकमात्र मापदंड है बेहतर गुणवत्ता वाले बीजों का प्रयोग करना। तो इसका हो जाएगा कि अधिक उपज के लिए, अधिक उपज के लिए, अधिक उपज के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का अतिरिक्त भी महत्वपूर्ण है कि कृषि की उपयुक्त पद्धतियों को अपनाया जाना, ठीक है, तब जाके हमें अच्छी फसल पैदा होगी। दूसरा, एक ही खेत में विभिन्न मौसम में भिन्न भिन्न फसलें उगाने से उस खेत की मृदा के पोषक पदार्थ कम हो जाते हैं। गलत, ये भी गलत है, ये भी ऑप्शन क्या दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है। तो एक ही खेत में विभिन्न मौसम में भिन्न भिन्न फसलें उगाने से, भिन्न भिन्न फसलें उगाने से उस खेत की मृदा पोषक पदार्थ में उपजाऊ बन जाती है, ठीक है। भिन्न भिन्न फसल उगाया जाता है तो उस पदार्थ की क्या होती है कि उर्वरता बढ़ जाती है, ना कि कम होगी। सभी फसलों को खेत में बीजों के रूप में उगाया जाता है, ये भी गलत है, ठीक है। सभी फसलों को खेत में बीजों के रूप में उगाया जाता है, ये गलत है। इसके सही रूप क्या हो जाएंगे कि कुछ फसलों के पौधों के प्रतिरोपण किए जाने की आवश्यकता होती है, यानी सभी फसल बीज के द्वारा ही नहीं उगाई जाती है। कुछ फसल ऐसी होती है जिनको रोपाई की जाती है, जैसे धान हो गया, तो धान को बीज के द्वारा थोड़ी ना, उसको रोपाई करते हैं हम, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण लेग्यूमिनी पौधों की जड़ ग्रंथिका कोशिकाओं में होता है। लेग्यूमिनी पौधों की जड़ ग्रंथिका की कोशिकाओं में होता है, ये भी गलत दिया हुआ है, ये गलत है। किस प्रकार गलत है, ये गलत इस प्रकार है कि जो लिगोमिनी पौधा होता है उसकी जड़ ग्रंथिकाओं की कोशिकाओं में विद्यमान राइजोमियम जीवाणु जो होता है वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देता है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है, तो राइबोजियम के द्वारा किया जाता है, जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है। कहाँ पे, लेग्यूमिनी पौधों की जड़ ग्रंथिकाओं की कोशिकाओं में। यहाँ इसलिए हो रहा है कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण ल्यूमिनी पौधों की जड़ ग्रंथिका की कोशिकाओं में नहीं होता है। नाइट्रोजन वहाँ पे किया जाता है किसके द्वारा, जीवाणुओं के द्वारा, जो राइबोसोम होते हैं उनके द्वारा, राइबोजियम के द्वारा किया जाता है, राइजोबियम के द्वारा किया जाता है, ना कि नाइट्रोजन खुद उसमें मौजूद होता है, मौजूद नहीं होता उसमें। किसके द्वारा किया जाता है, तो राइजोबियम के द्वारा किया जाता है, इसलिए यह कथन गलत है। पाँचवां क्या कह रहा है, पाँचवां क्या कह रहा है कि पाँचवां जो कह रहा है कि हाल ही में काटी गई फसल का भंडारण करने से पहले सुखा लेना चाहिए, ये कथन सही है। क्योंकि अगर हाल ही में जो फिलहाल में जो फसल काटी जाती है, अगर उसको भंडारण करना रखना है तो उसको सबसे पहले क्या कर लेते हैं, सुखा लेते हैं, क्योंकि उसकी नमी खत्म हो जाती है। अगर ऐसे ही रख देंगे काट के तुरंत, तो उसमें नमी रहती है और फसल क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि 15 प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतवर्ष में किसान सरसों को किन महीनों में उगाता है। तो सरसों क्या है, सरसों रबी की फसल है। सरसों कौन सी फसल है, सरसों जो है वह रबी की फसल है। किसकी फसल है, रबी की फसल है। तो किस महीने में बोई जाती है ये, तो अक्टूबर से मार्च तक। कब बोई जाती है, अक्टूबर से लेकर मार्च तक बोई जाती है। अक्टूबर से मार्च तक सरसों की फसल का किसानों द्वारा उत्पादन किया जाता है, यानी अक्टूबर में बोई जाती है और मार्च में काटी जाती है। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 में क्या पूछा है कि किसानों का वह कौन सा क्रियाकलाप है जिसके कारण खेत में केंचुआ और सूक्ष्म जीवों को वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। यानी कि
जो खेत है उसमें केंचुआ और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने से किसान को क्या फ़ायदा होता है? तो केंचुआ और सूक्ष्म जीवों के होने से किसान को यह फ़ायदा होता है कि उसकी मृदा क्या हो जाती है, मृदा ढीली हो जाती है। कभी आपने देखा होगा कि जहाँ पे केंचुआ रहता है तो उस ज़मीन को भुरभुरी कर देता है, तो इससे क्या हो जाएगा कि मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी। मिट्टी भुरभुरी होने से क्या होता है कि फसल का उत्पादन बहुत जल्दी होता है, ठीक है, और उच्च आर्द्रता स्तर को बनाए रखते हैं और इसमें नमी बनने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, तो इस फायदा होता है इसमें। अगला प्रश्न नंबर 18, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकेंड से मिलाना है इसको, ठीक है। हंसिया, हंसिया किस काम में आती है? जुताई के लिए, बीज बोने के लिए, कटाई के लिए। तो हंसिया किस काम में आती है? कटाई के काम में आती है। कुदाल जो होती है, कुदाल की सीड ड्रिल के मतलब क्या, ये आती है बीज बोने के लिए, ठीक है। स्प्रिंगल क्या मतलब होता है? स्प्रिंगल सिंचाई के काम में आता है और कुदाल आती है जुताई के काम में। तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस तरह से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो पहला का क्या हो रहा है? पहले का सी हो जाएगा, ठीक है। पहले का यहाँ पे हम सी लिख देंगे, सी हो जाएगा। दूसरा का क्या हो जाएगा? दूसरा का ए हो जाएगा। तीसरा का बी हो जाएगा और चौथे का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा ये ऑप्शन हमारा, ठीक है। हम आते हैं आगे। अगला प्रश्न है 19, नंबर 19। क्या पूछ रहा है कि जैव खाद्य पदार्थ क्या होते हैं? जैव खाद्य पदार्थ क्या होते हैं? जैव खाद्य पदार्थ वह होते हैं जो उर्वरक, पीड़कनाशियों, खरपतवारनाशियों आदि रसायनों का प्रयोग किए बगैर उगाई गई फसलों का जैव खाद्य पदार्थ कहलाता है। यानी कि जो हम रासायनिक प्रयोग करते हैं उसकी जगह जो हम अपने द्वारा या जानवरों के जो मलमूत्र हैं उनके द्वारा जो खाद का प्रयोग किया जाता है वो खाद्य प्रयोग कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न नंबर 20। अगला प्रश्न नंबर क्या है? 20। 20 क्या कह रहा है कि चित्र, ये जो हमारे सामने चित्र है ये इसको देखना है और शब्द पहेली में ऐसे 8 शब्द चुनिए जो कृषक हितैषी हों और सजीव और निर्जीव में वर्गीकृत हों। ऐसे कौन से फसल हैं जो कृषक हितैषी यानी कृषि के लिए काम में लाए जा रहे हों? किसके लिए काम में लाए जा रहे हों? कृषक के लिए काम में लाए जा रहे हों और वो क्या हों? वो कृषक हितैषी हों। कृषक हितैषी हों और सजीव और निर्जीव हों। सजीव में हम जुड़ेंगे, ठीक है। सजीव, सजीव हो गया इधर, इधर हो जाएगा निर्जीव, ठीक है, इधर हो जाएगा निर्जीव। अब हम देखेंगे यहाँ पे तो हमें क्या दिख रहा है? एक यहाँ पे दिख रहा है बैल, ठीक है। बैल क्या है? सजीव हो गया, ठीक है, बैल हो गया। अब इसमें आते हैं पास में कौन कौन सा है? क ब, ये बी है, जो है बी, जो नहीं होगा यहाँ, कुछ यहाँ नहीं होगा। एक मिला, ये क्या है? राइबोजियम, राइबोजियम है, राइबोजियम मिल गया, ठीक है। दूसरा हमें क्या मिल गया? राइबोजियम, ये भी क्या है? सजीव है, ये भी क्या है? सजीव है। बैल मिल गया हमें, ये भी क्या है? सजीव है, ठीक है। दो मिल गए हमें। एक और क्या है? क्या है? क्या है? बीज, ये मिल गया बीज, बीज भी क्या है? सजीव है। इसमें हमें कृषक हितैषी है, बीज भी कृषक हितैषी है, राइबोजियम भी है, बैल भी है, ठीक है। अब बात करते हैं निर्जीव के बारे में, कौन सा आएगा? ये यूरिया खाद है, क्या है? यूरिया खाद, NPK, आप जानते हो NPK, ये निर्जीव हो जाएगा क्योंकि ये खाद है, ठीक है। फिर क्या है? और ढूंढो और ढूंढो और ढूंढो, ये मिल गया यूरिया। यूरिया भी क्या है? एक खाद है, ये निर्जीव आ जाएगा, ठीक है। इसको हम कलर चेंज कर देते हैं, ये हमारा हो गया यूरिया, ठीक है। यूरिया निर्जीव हो गया। NPK हो गया, ये निर्जीव हो गया, ठीक है। ये राइजोबियम था। अब होता है इसमें और आते हैं और ढूंढते हैं, कोई मिल रहा? क्लोराटमाली, टी 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 खाद, ये मिल गया खाद। क्या मिला है? खाद, ये आ जाता है, ये भी निर्जीव है, खाद हो गया। और क्या है? और कुछ दिख रहा? इसमें क्या दिख रहा? क्या दिख रहा? ये दिखा हल, हल दिखा, हल, हल मिल गया, ये भी निर्जीव है, ठीक है। और देखते हैं कुदाली, कुदाली, ठीक है, ये मिल गया हमें कुदाली। तो कितने पूछे हैं? 8 शब्द चुनने थे हमें, ठीक है। कितने शब्द चुनने थे? 8 शब्द चुनने थे हमें, ठीक है। तो ये निर्जीव हो गए, जो ग्रीन वाला है सब निर्जीव हैं और ये सजीव हैं। तो इस तरह से हमारा 20वां प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न का 23 को हमने देखा, इसमें खरीफ फसल और रबी फसल के बारे में जानना है, ठीक है। खरीफ फसल और रबी फसल के बारे में जानना है यहाँ पे। तो ये होगी खरीफ फसल। खरीफ फसल में मक्का होता है, मक्का हो गया खरीफ फसल। धान हो गया, कपास हो गया, ठीक है, कपास हो गया, कपास हो गया। और क्या होता है? मूंगफली, मूंगफली क्या है? खरीफ फसल में आती है। रबी फसल में कौन कौन सी आएगी? तो रबी फसल में आ गई, रबी फसल में आ जाती है सरसों आ गई, रबी फसल में मटर आ गई, चना आ गया और गेहूँ आ गए, किस में आ जाएंगे? रबी फसल में आ जाएंगे, ठीक।